नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नाना क्लासेस इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम कर रहे हैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। एक्चुअली आज का जो वीडियो है इसमें हम पीवाईक्यूज़ को डिस्कस करेंगे और ये जो पीवाईक्यूज़ हैं ये मैंने उठाए हैं या लिए हैं जो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 में एग्ज़ाम हुआ था। 2014 में वैकेंसी आई थी और 2016 में ये एग्ज़ाम हुआ था। उससे मैंने ये क्वेश्चन जो हैं वो लिए हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो हैं उनको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम एमसीक्यूज़ कर ही रहे हैं, ये सीरीज़ चल ही रही है, तो क्यों ना पीवाईक्यूज़ जो हैं उनको भी डिस्कस किया जाए साथ में। तो आज का पहला क्वेश्चन है, द लेजेंड ऑफ किंग आर्थर एंड नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल इज सेलिब्रेटेड इन मॉर्टे डी आर्थर बाय। तो देखिए बेसिकली क्वेश्चन ये पूछा गया है कि मॉर्टे डी आर्थर जो है वो किसने लिखा है। ऑप्शन है हमारे पास रेजिनाल्ड पीकॉक, विलियम टिंडेल, सर थॉमस मैलोरी या थॉमस मोर। सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, थॉमस मैलोरी। और जो थॉमस मैलोरी है वो मॉर्टे डी आर्थर के लिए बहुत ही फेमस हैं। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ले मॉर्टे डी आर्थर ये पूरा नाम है, इज अ 15th century मिडल इंग्लिश प्रोज रीवर्किंग बाय सर थॉमस मैलोरी of tales about the legendary King Arthur, Guinevere, Lancelot, Merlin, and the Knights of the Round Table, along with their respective folklore. Today, this is one of the best-known works of Arthurian literature. Les Morte d'Arthur was completed by Thomas Malory around 1470 and was first published in a printed edition in 1485 बाय विलियम कैक्सटन। तो विलियम कैक्सटन को आप सब जानते होंगे। 1476 में ये इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस लेकर आए थे और ले मॉर्टे डी आर्थर जो वर्क है वो बहुत सारे आगे आने वाले राइटर्स के लिए उसने सोर्स का काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बुक यूफुस इज जनरली कॉल्ड द प्रीकर्सर ऑफ द इंग्लिश नॉवल, हु इज द ऑथर ऑफ दिस बुक। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है बट हम इसकी एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। तो यूफुस जो है वो किसने लिखा है। ऑप्शंस हमारे पास हैं, जॉर्ज गैस्कॉइन, जॉन लिली, थॉमस नैश या थॉमस डिलैनी। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, जॉन लिली। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यूफुस एंड द एनाटॉमी ऑफ विट, तो देखिए ये इसका सबटाइटल है, द एनाटॉमी ऑफ विट इज अ डाइडेक्टिक रोमांस रिटन बाय जॉन लिली। तो ये एक डाइडेक्टिक रोमांस है, इसमें कुछ सीखने को भी मिलता है। डाइडेक्टिक का मतलब जो है वो शाब्दिक अर्थ इसका होता है उपदेशात्मक, और एक तरह से इसमें हमें कुछ सीखने को भी मिलता है। द नेम यूफुस इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक मीनिंग ग्रेसफुल और विटी। लिली अडॉप्टेड द नेम फ्रॉम रोजर अशैम्स द स्कूल मास्टर विच डिस्क्राइब्स यूफुस एज अ टाइप ऑफ स्टूडेंट। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि जॉन लिली ने ये जो नेम है, ये टाइटल है, ये रोजर अशैम के द स्कूल मास्टर से लिया है। सो द स्टाइल ऑफ दिस नॉवल गिव राइज टू टर्म यूफिज्म। तो ये जो है इससे यूफिज्म टर्म को राइज मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉमस मोर्स यूटोपिया इज सेट इन। तो थॉमस मोर जो है यूटोपिया अपने वर्क के लिए बहुत ही फेमस है। तो ये जो यूटोपिया है ये कहाँ सेट है ये पूछी है, मतलब सेटिंग जो है वो पूछी गई है। ऑप्शन ए है एक्सट्रोपिया, द नेवरलैंड, द न्यू एटलांटिस या द न्यू वर्ल्ड। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा द नेवरलैंड, क्योंकि जिस आदर्श राज्य की कल्पना थॉमस मोर ने की है वो एक्चुअल में कोई है ही नहीं। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यूटोपिया इज अ वर्क ऑफ फिक्शन एंड सोशो पॉलिटिकल सटायर बाय थॉमस मोर, जिनका जन्म हुआ था 1478 में और डेथ हुई थी 1535 में। It is written in Latin and published in 1516. The book is a frame narrative primarily depicting a fictional island society and its religious, social and political custom. तो देखिए fictional island society के बारे में इसमें बात की गई है। Many aspects of More's description of Utopia are reminiscent of life of monasteries. तो देखिए जिस तरह से monasteries में लाइफ होती थी कहीं ना कहीं उसका जो reminiscent है उसको यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। In fact, More's very first name for the island was Nusquama, the Latin equivalent of no place. But he eventually opted the Greek influenced name. तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है और इंटरेस्टिंग भी है कि पहले इन्होंने
एक लैटिन का जो वर्ड है वो चूज़ किया था इसके टाइटल के लिए, नस्क्वेमा नाम से, जिसका अर्थ था नो प्लेस, और बाद में इवेंचुअली उन्होंने ग्रीक इन्फ्लुएंस्ड नेम जो है वो चुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द प्ले बाय क्रिस्टोफर मार्लो इन विच दीज लाइन्स आकर वॉज दिस द फेस दैट लॉन्च्ड 1000 शिप्स। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बहुत ही फेमस कोट जो है ये क्रिस्टोफर मार्लो के एक प्ले की है। तो यही पूछा गया है कि जो कौन सा प्ले है जिसमें ये लाइन जो है वो दिखाई पड़ती है, उस प्ले को हमें आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन है हमारे पास द जू ऑफ माल्टा, एडवर्ड सेकंड, द मैसेकर ऑफ पेरिस या डॉक्टर फॉस्टस। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, डॉक्टर फॉस्टस। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। डॉक्टर फॉस्टस, द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फास्टस, ये इसका पूरा नाम है। commonly referred to simply as Dr. Faustus, is an Elizabethan tragedy by Christopher Marlowe based on German stories about the title character Faust. It was probably written in 1592 or 93, shortly before the death of Marlowe. तो मार्लो की डेथ से जस्ट बिफोर पहले ये लिखी गई थी और इसका पूरा नाम है द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फास्टस। सिंपली इसको डॉक्टर फास्टस के नाम से जाना जाता है। और इसका जो टाइटल कैरेक्टर है फॉस्ट, ये एक जर्मन कैरेक्टर था, मतलब जर्मन कोई स्टोरी है उस पर ये बेस्ड है। फॉस्टस एड्रेसेस दिस डीपली आयरॉनिक encomium to an infernal spirit that has assumed the shape of Helen of Troy in Act 5. तो Act 5 से जो ये कोट है ली गई है। कोट कुछ इस तरह है, Was this the face that launched 1000 ships and burned the topless towers of Ilium? Sweet Helen, make me mortal with a kiss. तो ये जो है ये जो कोट है इसमें यहाँ पर Act 5 में हमें दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट जो क्रिस्टोफर मार्लो का प्ले है उनका भी थोड़ा डिस्क्रिप्शन हम देख लेते हैं। द जू ऑफ माल्टा, जिसका फुल टाइटल है द फेमस ट्रेजेडी ऑफ द रिच जू ऑफ माल्टा, इज अ प्ले बाय क्रिस्टोफर मार्लो रिटन इन 1589 और 1590। The plot primarily revolves around a Maltese Jewish merchant named Barabbas. तो Barabbas नाम का इसका प्रोटैगनिस्ट है जिसके बारे में ये स्टोरी है। नेक्स्ट है द मैसेकर एट पेरिस is an Elizabethan play by the English dramatist Christopher Marlowe. 1593 में ये लिखा गया था, and a restoration drama by Nathaniel Lee जो कि 1689 में लिखा गया था। तो सेम नाम से एक रेस्टोरेशन ड्रामा भी लिखा गया था नथानियल ली के द्वारा जो 1689 में पब्लिश हुआ था। और ये जो दोनों ही वर्क्स हैं ये कंसर्न है the Saint Bartholomew's Day massacre which took place in Paris in 1572. तो ये सत्य घटना पर आधारित है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द ड्रामाटिस्ट who does not belong to the group of dramatists known as university wits। तो देखिए कितने आसान क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। जिन्होंने नेट कर रखा है, सेट कर रखा है, उनके लिए कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं हैं। ऑप्शन है हमारे पास थॉमस नैश, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस किड या कैरिल टॉर्नियर। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, कैरिल टॉर्नियर। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द यूनिवर्सिटी विट्स इज अ फ्रेज यूज्ड टू नेम अ ग्रुप ऑफ लेट 16th century English playwrights and pamphleteers who were educated at the universities Oxford or Cambridge and who became popular secular writers. Prominent members of this group were Christopher Marlowe, रॉबर्ट ग्रीन एंड थॉमस नैश फ्रॉम कैम्ब्रिज। तो देखिए क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन और थॉमस नैश जो हैं वो कैम्ब्रिज से थे। जॉन लिली, थॉमस लॉज और जॉर्ज पील जो हैं वो ऑक्सफोर्ड से थे। और थॉमस किड इज ऑल्सो समटाइम्स इंक्लूडेड इन द ग्रुप दो ही वॉज नॉट फ्रॉम एनी ऑफ द अफॉरमेंशन्ड यूनिवर्सिटीज़। हालांकि थॉमस किड जो है वो किसी यूनिवर्सिटी से बिलोंग नहीं करते थे, फिर भी इन्हें इस ग्रुप में इंक्लूड किया जाता है। तो 7 जो राइटर्स हैं उनको यूनिवर्सिटी विट्स के ग्रुप में इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द पोइट्स पोइट। तो देखिए पोइट्स पोइट जो है वो किसे कहा जाता है। ऑप्शन है हमारे पास जॉफ्री चॉसर, विलियम शेक्सपियर, एडमंड स्पेंसर या जॉन मिल्टन। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, एडमंड स्पेंसर। जॉफ्री चॉसर जो है उनको फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहा जाता है। विलियम शेक्सपियर को इंग्लैंड्स नेशनल पोइट, बार्ड ऑफ एवॉन या द बार्ड भी कहा जाता है। एडमंड स्पेंसर को पोइट्स पोइट कहा जाता है। और जॉन मिल्टन चूँकि वो बहुत ही हैंडसम थे और इनके बाल भी लंबे थे,
घुंघराले बाल थे, तो इसलिए बहुत सुंदर लगा करते थे, इसलिए इनको द लेडी ऑफ क्राइस्ट कॉलेज भी कहा जाता है। तो जिस कॉलेज में ये पढ़ते थे वहाँ पर इनको ये कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेड क्रॉस नाइट इन द फेयरी क्वीन रिप्रेजेंट्स। तो रेड क्रॉस नाइट जो है फेयरी क्वीन, जो एडमंड स्पेंसर का वर्क है, उसमें रेड क्रॉस नाइट किसको रिप्रेजेंट करता है? जैसा कि हमें पता है कि फेयरी क्वीन जो है वो एक एलिगोरिकल वर्क है। तो ऑप्शंस हमारे पास है ट्रुथ, हॉलीनेस, टेम्परेंस या कर्टेसी। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, हॉलीनेस। इसकी एक्सप्लेनेशन है, स्पेंसर्स द फेयरी क्वीन इज एन एलिगोरिकल रोमांस सिंबलाइजिंग द मोरल एंड स्पिरिचुअल जर्नी ऑफ एन इंडिविजुअल थ्रू इनन्यूमरेबल टेम्पटेशंस ऑफ सिंस toward the ultimate attainment of glory and truth. The Fairy Queen is an allegorical work in praise of Elizabeth I, represented by Gloriana, the Fairy Queen herself. तो देखिए ग्लोरियाना जो है वो एलिजाबेथ फर्स्ट का कैरेक्टर जो है वो रिप्रेजेंट करती हैं, जो फेरी क्वीन है खुद। द रेड क्रॉस नाइट इज द हीरो ऑफ बुक 1, ही स्टैंड्स फॉर द वर्च्यू ऑफ हॉलीनेस। और ड्यूएसा जो है द ऑपोजिट ऊना, she represents falsehood, and Britomart, the hero of book 3rd, the female warrior virgin, who represent chastity. तो देखिए इस तरह से एक एलिगोरिकल वर्क है जिसमें डिफरेंट जो कैरेक्टर्स हैं वो डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस लिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which poem pronounces the poet's aim as Fieris Veris and faithful loves shall moralize my song? Options है The Fairy Queen, A Hymn to God the Father, A Parting या Christ Victory and Triumph. So right answer हो जाएगा इसका ऑप्शन A, The Fairy Queen. Spencer was taught by humanist teachers at the Merchant Taylor School, which influenced his perspective on the church and of politics at the time. It was said that he wrote The Fairy Queen for Queen Elizabeth with political intentions to praise her for what she had done for the country and as an ideal Protestant monarch. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द स्पेनिश ट्रेजेडी? तो देखिए डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कोई ज़्यादा इन डेप्थ क्वेश्चन नहीं है। ऑप्शंस है हमारे पास जॉन फ्लेचर, बेन जॉनसन, थॉमस किड या क्रिस्टोफर मार्लो। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा थॉमस किड। और ये जो स्पेनिश ट्रेजेडी है इसका सबटाइटल है हिरोनिमो इज मैड अगेन, is an Elizabethan tragedy written by Thomas Kidd between 1582 to 1592. Highly popular and influential in its time, the Spanish tragedy established a new genre in English theatre, the revenge play or the revenge tragedy. तो देखिए जो इटालियन राइटर थे सेनेका, उनसे इंस्पायर्ड होके इस तरह के रेवेंज प्ले जो है इनकी शुरुआत की गई थी। Many elements of the Spanish tragedy, such as the play within play used to trap a murderer and ghost intent on vengeance, appear in Shakespeare's Hamlet. तो इसी तरह का जो कुछ play within play के जो elements हैं वो शेक्सपियर के हैमलेट में भी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who wrote the praise of folly? तो फिर से डायरेक्ट क्वेश्चन, ऑप्शन है फिलिप मैसेंजर, फ्रांसिस बेओमाउंट और डेसिडेरियस इरास्मस और जेम्स शिरले। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, डेसिडेरियस इरास्मस। In Praise of Folly, also translated as The Praise of Folly, is an essay written in Latin in 1509 by Desiderius Erasmus of Rotterdam, the first printed in June 1511, inspired by previous works of Italian humanist Faustino Parisoli. It is a satirical attack on superstitions, various traditions of European society and on the Latin Church. तो देखिए एक तरह से ये एक सटायरिकल वर्क है जो अंधविश्वासों और जो यूरोपियन सोसाइटी के अंदर जो ऐसे वेरियस ट्रेडिशंस थे जो अंधविश्वासों पर आधारित थे उन पर एक व्यंग्यात्मक रचना है। और जो राइटर हैं इसके वो है डेसिडेरियस इरास्मस ऑफ रॉटरडम। पहली बार प्रिंट हुई थी जून 1511 में। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये जो सीरीज़ है ये तो कंटिन्यू रहेगी और नोबेल प्राइज़ का जो वीडियो कल मैंने अपलोड किया था उसका पार्ट 2 अभी अंडर मतलब बन रहा है, तो जल्दी ही मैं उसको भी लेकर आऊँगी। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।